हेलो गाइज़, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सितंबर 2021 की जो क्रोनोलॉजी है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने जा रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए देखते हैं कि आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें क्या क्या है। फर्स्ट जो न्यूज़ हमारे सामने है वो है सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 9 न्यायाधीशों ने जो है एक साथ शपथ ली है। तो ये जो 9 न्यायाधीश है उनके शपथ लेने के बाद में अब टोटल जजेस कितने हो गए हैं 34। यानी पहले अपॉइंटमेंट्स के डिले चल रही थी। टोटल जज कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में 34 होते हैं। एक सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 जो होते हैं वो जो है अदर जजेस होते हैं। इस बार के लिए काम का क्यों है, तो काम का इसीलिए है कि यहाँ देखिए कि 3 महिलाओं ने जो है इस बार शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे। तो इन तीनों के नाम अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार 2018 का जो आरएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन था उसमें ऐसे ही एक महिला जज की नियुक्ति हुई थी और उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस बार भी हो सकता है पूछ ले। तो एक तो है जस्टिस हिमा कोहली, दूसरी है जस्टिस BV नागरत्न और तीसरी है बेला M त्रिवेदी। तो जो है हिमा कोहली और नागरत्न और बेला M त्रिवेदी, ये तेलंगाना से है, ये कर्नाटक यानी इसके पड़ोसी राज्य से ही, और ये है गुजरात से। ठीक है, तो बेला, नागरत्ना और कोहली, इन तीनों के नाम अपने को याद रखना है। कौन से? बेला, नागरत्ना और जो है कोहली। ठीक है, अब जो है इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो देखिए, संविधान का आर्टिकल 124 जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित बात बताता है कि भाई इसका अपॉइंटमेंट जो है कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ठीक है, तो आर्टिकल जो है 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात करता है, और आर्टिकल जो 217 है, 217 ये हाई कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति होती है उसकी बात करता है। जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति तो वही राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो आपका अदर जो जजेस होते हैं, जैसे अभी इनमें अदर जजेस का ही चुनाव हुआ है, ये जो अदर जजेस हैं इनको कैसे चुना गया, तो इनको एक व्यवस्था है जिसका नाम है कॉलेजियम व्यवस्था। आप सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी। ये कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। इस कॉलेजियम के अंदर जो होते हैं, एक तो चीफ जस्टिस होता है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और इनसे जो है CJI जो है इनसे सलाह लेकर के जो है राष्ट्रपति को अपना जो है नाम रिकमेंड करता है कि भाई इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बनाया जाना चाहिए। अच्छा, जजेस की नियुक्ति में देरी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो रिकमेंडेशंस कॉलेजियम भेजता है उसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से, मतलब उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि गवर्नमेंट कब उसको एक्सेप्ट करे, इसीलिए जो है जजों की नियुक्तियों के अंदर जो है देरी हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ थी। अब इसमें मेन चीज़ यही है कि इन तीनों महिलाओं के नाम आप याद रखिएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हो सकता है आपसे पूछ ले, आर्टिकल 124 तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, 217 जो है हाई कोर्ट के जजेस के लिए। अच्छा, जब हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति जो है वहाँ का जो CJI से तो कंसल्ट करता ही करता है, यानी मुख्य न्यायाधीश से तो कंसल्ट करता ही है, लेकिन जो वहाँ का गवर्नर होता है, ठीक है, और जो उस हाई कोर्ट का वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे भी सलाह ली जाती है। तो ये भी हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए संविधान से कई क्वेश्चन है, जैसे एक जो है 9th शेड्यूल जो है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा क्या कंट्रोवर्शियल भी रहती है। और नवी अनुसूची जो है, ठीक है, नवी अनुसूची के बारे में 2-3 फैक्ट्स मैं यही बता देती हूँ आपको, हो सकता है कोई किस्मत अच्छी हो सवाल आ जाए। तो नवी जो अनुसूची है, सबसे पहली चीज़ जो है ये आई थी जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के काल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सीधा UPSC के अंदर, आई थिंक 2019 में या 20 में कब आया था, लेकिन ये आया था क्वेश्चन कि किस प्रधानमंत्री के काल में नवी अनुसूची जो है वो लाई गई थी। और ये जो है संविधान में प्रथम जो संवैधानिक संशोधन है उसके द्वारा ही लाई गई 1951 में। ठीक है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। 2 फैक्ट तो इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं कि प्रथम जो अनुसूची लाई गई थी संविधान बनने के बाद तो वो यही थी। पहले 8 ही अनुसूचियाँ हुई करती थी जब संविधान बना था तब, तो नवी अनुसूची जो है वो प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाई गई। किसके प्रधानमंत्री के काल में लाई गई? तो जवाहरलाल नेहरू के काल में लाई गई थी। तो अब देखिए कि ये जो नवी अनुसूची है वो लाई क्यों गई थी? लाने का मकसद ये था कि उस समय जो है ज़मीनों का जो है सीलिंग, लैंड सीलिंग जो है वो की जा रही थी। तो जो भी एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, इसको एग्रेरियन रिफॉर्म्स कहते हैं, यानी भूमि सुधार, और जो ज़मींदारी एबोल्यूशन है, ज़मींदारी को ख़त्म करने वाले जो कानून हैं, उन सभी को इसके अंदर रखा गया ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है इसका न्यायिक समीक्षा जो है वो ना कर पाए, सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल ना हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है इस आर्टिकल, ये आर्टिकल भी याद रखिएगा 31B और आर्टिकल 31A के तहत जो है ये नवी अनुसूची जो है इसको लाया गया था। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है इसमें कि जो 23
24 अप्रैल 1973, क्योंकि आपको पता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरीके का रिस्क कभी भी नहीं लेगा कि उसकी पावर्स जो है वो कम हो जाए। तो जब भी आप देखेंगे तो 1973 के अंदर जो है केशवानंद भारती केस आया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, जो यानी संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसके अंदर आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने 9th शेड्यूल के नाम पर, 9वीं अनुसूची के नाम पर आपके जो मन में आया आप वो जो है संवैधानिक प्रावधान कर रहे हैं और संविधान के मूल ढांचे को ही परिवर्तित कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसीलिए जो कहते हैं ना कि जो केबीसी केस था यानी केशवानंद भारती केस था 1973 का, उसमें केशवानंद भारती तो हार गए थे लेकिन पूरा देश जीत गया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है एक बहुत ही शानदार डॉक्ट्रिन जो है जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर का कहते हैं, मूल संवैधानिक ढांचा जो है वो डॉक्ट्रिन जो है सामने उभर करके आई थी। तो अब नवीं सूची जो अनुसूची है उससे इसका क्या संबंध है कि अगर कहा गया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी कानून बनेंगे जो 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकेगा। लेकिन जुडिशियल रिव्यू हर किसी का नहीं होगा, उसमें भी एक प्रावधान है कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स 14, 15, 19 और 21 अगर ये इसका जो है वायलेशन करता है तभी जो है इसका क्या किया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के लिए इसको रखा जाएगा। ठीक है, किसी भी कानून को। तो ये था हमारा इसके बारे में। अच्छा, एक चीज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, CJI, इससे सलाह कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है। लेकिन जो गवर्नर होता है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह नहीं ले सकता। ऐसा कहीं क्वेश्चन मैंने कल देखा था, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये थे कुछ इसके प्रावधान। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं मासिक घटनाओं के सार संग्रह को। पहला जो है वो एक खिलाड़ी के ऊपर है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक जो अभी खेल चल रहे हैं उसमें जेवलिन थ्रो के अंदर जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो 30 अगस्त 2021 को उन्होंने जो है अभी स्वर्ण पदक जीता है। उनका नाम है सुमित अंतिल। क्या नाम है? सुमित अंतिल। जो है किससे संबंधित है? तो ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और उसके अलावा कहाँ से संबंध रखते हैं? तो इनका होम टाउन है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के सोनीपत से ये संबंधित है। तो नाम याद रखिएगा, सुमित अंतिल। ये पैरा ओलंपिक में विनर है, जेवलियन थ्रो में इन्होंने गोल्ड दिलाया है। ठीक है, फिर भारत और कजाकिस्तान के मध्य किस सैन्य अभ्यास का जो है अभी संस्करण हुआ है? तो देखिए नाम पूछ लिया जाएगा, काजिंद। तो ये तो नाम से ही सिद्ध है। KAZ किसके लिए है? कजाकिस्तान के लिए। और IND किसके लिए? भारत के लिए है। ठीक है, तो इसका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमको। फिर एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, ZAPAD, जैपेड कह सकते हैं इसको या क्या कह सकते हैं। 2021 में जो है अभी ये एक्सरसाइज हुई है। तो ये एक्सरसाइज किसके मध्य हुई है? तो देखिए मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, यानी इसमें कई सारे देशों ने हिस्सा लिया है। भारत भी उसमें से एक है। भारत, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इन सारे देशों ने इसमें मिलकर के हिस्सा लिया है। और इसका जो है निजनी करके एक जगह है जो कि रशिया में है, वहाँ इसका आयोजन किया गया है। तो अगर आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले कि जैपेड नाम की जो एक्सरसाइज है ये भारत और रशिया के बीच में है या भारत और चाइना के बीच में, तो ऐसा नहीं है, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने जो कब्जा किया है, तो काबुल में जितने भी भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए एक मिशन का नाम है जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। फिर है एक नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी। अब जैसे नाम से ही कुछ चीज़ें सिद्ध हो जाती है कि भाई ये जो है किसी अरब देश के साथ में ही हुआ होगा। और अरब देशों में भी सबसे जो पावरफुल देश है वो सऊदी अरेबिया है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात भी है, लेकिन जैसे कि ये जो अपना सऊदी अरेबिया है ये काफ़ी पावरफुल देश है। तो अल मोहेद अल हिंदी जो है एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है और सऊदी अरेबिया में ही हुआ है, जिसका नाम है, जगह का नाम है अल जुलैब नाम की जो जगह है वहाँ पर ये किया गया है। फिर हम देखते हैं द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी द्वारा किन दो अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CNR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो CNR राव जो है एक वैज्ञानिक रहे हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। इनके नाम से एक पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार दो इकोनॉमिस्ट को मिला है, उनका नाम है जगदीश भगवती और C रंगराजन। फिर है पूरे देश के गाँवों को, किसको? पूरे देश के गाँवों को ODF प्लस यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस बनाने वाली जो स्थिति है उसमें त्वरित रूप से परिवर्तन करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया है? अब किसने किया है शुभारंभ ये भी पता होना चाहिए, जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, और
क्या है उद्देश्य है इसका कि जो पूरे देश के गांव हैं उनको ओडीएफ फ्री करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है। ठीक है, तो ये 100 दिवसीय जो अभियान है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सुजलाम। ठीक है, क्या नाम है इसका? सुजलाम इसका नाम है। फिर चलते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए आकर्षित करने के लिए नई फिल्म नीति 5 अगस्त 2021 को लॉन्च की है? तो अभी रिसेंट जिसने फिल्म नीति अपनी जारी की है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्योंकि वहाँ की वादियों में जो है शूटिंग करने का एक अलग ही है, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए उनको और आकर्षित करने के लिए यहाँ पर फिल्म नीति जारी की गई है। जैसे राजस्थान में भी जो है फिल्म टूरिज़्म जो है उसका जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है, और हमारे यहाँ पे भी फिल्म नीति जो है वो बनाई गई है। फिर है, पश्चिम बंगाल की गौरी रानी जाना और गौरी बाला दास को उनके किस हस्तशिल्प कौशल के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिए जाने की घोषणा जो है वो की गई है? थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा। उनका जो ये हस्तशिल्प कौशल है उसका नाम है मधुर फर्श मैट। ठीक है, ये एक तरीके से कोई कारीगरी है जिसके लिए इनको जो है सम्मान मिला है, कौन सा? राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। इस बार मैं क्यों एम्फेसिस कर रही हूँ इस प्रकार के सवालों पर, क्योंकि सवालों का स्तर है ना जो अगर आप आरएएस को छोड़ दें, उसके अलावा जो अदर एग्जाम्स है आप उसको थोड़ा दिल पे ना लें, लेकिन बहुत ही ऐसा निचला स्तर है कि कुछ भी सवाल उठा करके पूछ लिए हैं। अब एक काम कीजिएगा कि जो अगस्त वाली जो अपनी मैगजीन थी, अगस्त या आई थिंक सॉरी जुलाई वाली जो मैगजीन थी, उसमें पीछे आप पलट के देखिएगा कि एक पेपर आया हुआ है, कोई टेक्नीशियन का पेपर है, राजस्थान आरपीएससी के द्वारा है, किसके द्वारा है, तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन उठा करके पूछे हुए हैं। अभी एग्रीकल्चर पर्यवेक्षक का कोई पेपर था, उसमें भी कुछ भी क्वेश्चन उठा करके वो पूछ लेते हैं, डेट भी पूछ लेते हैं, नाम भी पूछ लेते हैं। तो वो सारे फैक्ट आपको कहाँ मिलेंगे? वो सारे फैक्ट ये क्रोनोलॉजी से उठाए हुए फैक्ट हैं। तो क्रोनोलॉजी में एटलीस्ट जो चीज़ें फैक्चुअल दी हुई है ना उनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इतना याद रखिए कि आपका टिक वाला क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो पाए। आपको कौन सा वहाँ सब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। उसका एक उद्देश्य मुझे ये भी लगता है कि देखिए, जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कि अभी सबको पता होगा कि सीजीआई कौन बना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई का जो है वो किसको बनाया गया, तो ये सबको पता होगा। तो वो इस प्रकार का क्वेश्चन उठा के पूछते हैं जो कम बच्चों को पता हो, ताकि जो है कंपटीशन को कम किया जा सके। आई थिंक ऐसा ही होता होगा, तभी ये ऐसे उठा करके ही क्वेश्चन पूछते हैं कुछ भी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को महाराष्ट्र के लिए नए लोकायुक्त के रूप में जो है 19 अगस्त 2021 को शपथ दिलाई? तो कब शपथ दिलाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको लोकायुक्त की शपथ दिलाई है। उनका नाम है न्यायमूर्ति वी.एम. कनाडे। ठीक है, न्यायमूर्ति वी.एम. कनाडे। फिर है, ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में, जिसको हम हीराकुंड रिजर्वायर कहते हैं, उसमें स्थित 3 द्वीपों में से किसी एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है। ठीक है, तो ये हीराकुंड बांध पहले तो पता चले आपको कि ये जो है यहाँ पर है उड़ीसा के अंदर, और वहाँ पर जो है इसके अंदर जो 3 द्वीप हैं उनमें से एक को दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है, जिसका नाम क्या है? कैटल आइलैंड। क्या नाम है? कैटल आइलैंड। फिर है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, अच्छा कुछ एक क्वेश्चंस जो है और इम्पॉर्टेंट होते हैं आइलैंड्स के ऊपर, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा जो है नदीय द्वीप कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है? मजूली है। ठीक है, वो कहाँ पर है? आसाम के अंदर है। ठीक है, तो ये है कुछ। फिर है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। एक तो स्वर्ण पदक जो नीरज चोपड़ा लाए थे, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं, और इसके साथ ही पदक तालिका में हमारा स्थान कौन सा है? तो 48वां स्थान है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर है, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये कब आता है? तो ये 10 अगस्त को आता है। ठीक है, और इस बार थीम क्या थी? प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट। बायोफ्यूल का प्रमोशन करो ताकि इन्वायरमेंट अच्छा हो सके, ये इसका बेसिक सा है, याद रहने लायक है। फिर है, प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर बालाजी तांबे का 10 अगस्त को निधन हुआ है, और इन्होंने जो है विश्व प्रसिद्ध समग्र चिकित्सा केंद्र की स्थापना की थी। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आत्म संतुलन गाँव। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि आत्म संतुलन गांव क्या है, तो ये एक तरीके से जो है आयुर्वेद चिकित्सालय है, और एक महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं जिनका नाम है बालाजी तांबे, उन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी। ठीक है, फिर इनका भी निधन हो चुका है, तो ये थोड़ी सी न्यूज़ में इन्होंने रखा गया है। फिर हथकरघा उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के उपाय सुझाने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया है? हथकरघा यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं उसके लिए। तो यह सुनील सेठी के अध्यक्षता में हुआ है, और ये FDCI जो है उसके अध्यक्ष रहे हैं। फिर है, रूस के सोची में जो है आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप का खिताब जो है अभी किसने जीता है? ठीक है, रूस के सोची के अंदर जो है शतरंज का विश्व कप हुआ है, तो उसमें जो प्राइज़ है वो किसने जीता है? तो जैन क्रिस्टोफ डूडा नाम के जो व्यक्ति हैं पोलैंड के, उन्होंने इसको जीता है।
फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को जो है द्वारा 7 अगस्त 2021 को पीएम दवा पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो पीएम दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये तो आरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। पीएम दक्षता दो पोर्टल को जारी किया है। पहला तो है पीएम दक्ष और पोर्टल, और दूसरा है, ये देखिए यहाँ पर जो है, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए कि जो है एक तो पोर्टल का और एक मोबाइल ऐप का जो है उसका संस्करण निकाला है, जिसका नाम है पीएम दक्ष पोर्टल एंड पीएम दक्ष मोबाइल ऐप। इसका पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा करने के बाद इसका नया नाम रखा है। तो नया नाम क्या रखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ये भी याद रखिएगा, नया नाम क्या रखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। फिर है, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ के भी राज्यपाल थे कल्याण सिंह का भी निधन हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, और किस समयावधि तक ये जो है राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है 2014 से 2019 के समय तक जो है ये यहाँ के राज्यपाल रहे थे। फिर है, महाराष्ट्र का वह शतरंज खिलाड़ी जो शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर जो है अगस्त 2021 में बने हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, हर्षित राजा इनका नाम है। आज 2 प्लेयर्स के नाम हमने याद किए, एक तो है सुमित आंतिल जो कि जेवलियन थ्रोअर थे, और स्वर्ण पदक इन्होंने अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीता है। दूसरे खिलाड़ी है हमारे महाराष्ट्र के, जिनका नाम है हर्षित राजा। ये किससे संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। ठीक है। फिर है, जायडस कैडिला द्वारा विकसित कोविड-19 की किस वैक्सीन को भारतीय औषधि महानियंत्रक से आपातकालीन उपयोग की मंजूरी जो है वो मिली है? इसका नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम ज़ायकोव-डी है, और ये कहाँ की है? तो इस जायडस कैडिला नामक जो संस्थान है उसने जो है इसको विकसित किया है, तो नाम से ही इसकी वैक्सीन का नाम दिया गया है। फिर है, राष्ट्रमंडल सचिवालय। राष्ट्रमंडल क्या है? कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ का जो सचिवालय यानी सेक्रेटरीट है, उसने वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस राष्ट्र को दिया है? तो शीर्ष स्थान इसने दिया है सिंगापुर को। ठीक है। कौन सा सूचकांक है? वैश्विक युवा विकास सूचकांक। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल जो सचिवालय है, राष्ट्रमंडल में कौन से देश आते हैं? जो एक समय में ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे। तो अब राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं? तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि टोटल हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ में कितने हैं? और राष्ट्रमंडल का जो सचिवालय है उसने अभी एक सूचकांक जारी किया है जिसका नाम है वैश्विक युवा विकास सूचकांक। तो इसमें इन्होंने सिंगापुर को जो है प्रथम स्थान दिया है। फिर है, सोमनाथ मंदिर परिसर में प्रस्तावित पार्वतीमाला मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जाएगा, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा जो है अगस्त 2021 में रखी गई है? तो ये जो शैली है उसका नाम ध्यान रखिएगा, सोमपुरा सलात शैली। सोमपुरा सलात शैली किसके लिए? सोमनाथ मंदिर के लिए। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। मोहम्मद गजनवी ने जो 17 आक्रमण किए थे, और कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर से जो बहुमूल्य रत्न वगैरह जो है वो सब यहाँ से लेकर गया था। फिर है, विमान सेवा कंपनी स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी रैंकिंग में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली का जो हवाई अड्डा है उसको जो है 45वां स्थान जो है इसमें प्राप्त हुआ है। फिर है, देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली SNP आधारित किस चिप का शुभारंभ जो है वो किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है इंडिगो। ठीक है। ये RS मेंस में भी पूछा जा सकता है, करंट के नाम पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इंडिगो क्या है? तो इंडी से पता चल रहा है इंडिजीनस ब्रीड, ये हमारी जो देसी गायें होती है उनको बचाने के लिए जो है, या उनका संरक्षण करने के लिए जो है ये ऐप ये जो चिप वगैरह जो है ये जारी की गई है। ठीक है। फिर है, बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? तो हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। ठीक है। अब वो अलग बात है, वो अपने आप को बुजुर्ग माने ना माने, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं इस गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार। फिर नेक्स्ट है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए किस नाम के एक ब्रांड और लोगों को जो है लॉन्च किया है? ठीक है। किसने? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है। हाउसिंग एंड अर्बन वर्क डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने जो है
शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए। जो शहरों के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी मार्केटिंग के लिए उसने एक ब्रांड जारी किया है। उस ब्रांड का उस ब्रांड और उस लोगो का नाम क्या है? तो उसका नाम है सोन चिरैया। तो आपसे पूछ लेंगे सोन चिरैया क्या है, या फिर सोन चिरैया के ऊपर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई इस मंत्रालय के द्वारा एक लोगो जारी किया गया है, उसका नाम क्या है। ऐसे करके क्वेश्चन इस पे बन सकता है। चीन ने किस वर्ष तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल या कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो चाइना ने एक महत्वाकांक्षी घोषणा की है कि हम 2060 तक जो है, अब 2060 किसने देखा, तो 2060 तक जो है हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। फिर एक केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 3 तलाक को अपराध घोषित करने की वर्षगांठ पर 1 अगस्त को किस रूप में मनाने का फैसला किया है? तो हमारा जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय है यानी कि सेंट्रल माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री है, आपको पता है 3 तलाक वाला जो मुद्दा है ये इसी सरकार ने उठाया था और इसको जो है ख़त्म कर दिया है। तो इसको मनाने के लिए, इसकी वर्षगांठ मनाने के लिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पूछ लेंगे महिला मुस्लिम अधिकार दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो 1 अगस्त को मनाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। फिर है किस भारतीय सिविल सेवा अधिकारी ने जो है महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में जो है 1 अगस्त को पदभार ग्रहण किया है? उनका नाम है दीपक दास। ठीक है, तो ये बन गए हैं दास, ये हैं दीपक दास। ठीक है, एक होता है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये है अकाउंट्स जनरल ऑफ इंडिया। भारत का जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है, जो अकाउंट्स के जो है उसके ऊपर सर्विलेंस रखता है, तो वो है दीपक दास। ये नाम ध्यान रखना है। फिर लास्ट है आज का कि ADB कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके द्वारा 23 अगस्त 2021 को जारी किस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने वर्ष 2020 में विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लगभग 75 से 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया? मतलब ADB ने एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, जिसमें उसने इंडिकेटर्स दिए हैं, की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो ये अगर पूछ लेगी ये रिपोर्ट किसके द्वारा है, तो ADB के द्वारा है। नाम क्या है? की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, और इसमें इसने क्या कहा है, ये रिपोर्ट में तो वही बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं कि भाई कोविड-19 से हमारे इन देशों में क्या हाल हुए हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई है। तो ये था हमारा आज का सार संग्रह, और उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस को पढ़ा है, और इस मैगज़ीन का PDF मैं कल जो है अपलोड कर दूँगी। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ में, और आप टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IAS उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इस मैगज़ीन का PDF अवेलेबल हो जाएगा। एग्ज़ाम का टाइम है और जो है काफ़ी तैयारी में आप लोग लगे होंगे। मुझे पता है थोड़ी सी मैगज़ीन लेट हो गई, लेकिन आपको समय निकाल के इसको जो है देख लेना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर भी है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चलते फिरते खाते खाना वाना खाते वगैरह टाइम जो है इसको सुन लीजिए एक बार, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस का और ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज़ करने पर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनका रिविज़न ज़्यादा कीजिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।